गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हाँ जी। यस। राधे राधे। चलो चल गई। गुड आफ्टरनून बेटा। अच्छा, लेक्चर नंबर 5 है ना? सेम पीपीटी है। यस। खत्म करते हैं आज इस चैप्टर को। ठीक है, सो दैट कल हम नया और इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट कर सके, हॉर्मोन्स। ठीक है, आज इसको खत्म करते हैं, न्यूरल कंट्रोल को। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा चल रहा है, और इसमें बेटा कल की क्लास में हम फोर ब्रेन पढ़ रहे थे। ठीक है, कल की क्लास में जो अपना इसमें टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था अग्र मस्तिष्क। ठीक है, फोर ब्रेन। और फोर ब्रेन में बेटा कल की क्लास में हम लोगों ने सेरिब्रम पढ़ा था। क्या पढ़ा था? सेरिब्रम। ठीक है, ये भी अपना पहला टॉपिक ही कंटिन्यू अभी हम करेंगे। कल मैंने आपको क्लास में ब्रेन बता दिया था, स्पाइनल कॉर्ड उसी के एक्सटेंशन में बताया था। फिर मैंने आपको कहा था कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मेनिंजेस से कवर्ड रहते हैं। मेनिंजेस के बाहर बोनी बॉक्स क्रेनियम, और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर आपका कशेरुक दंड होता है। ठीक है, हमने देखे थे कौन कौन से मेनिंजेस हैं। बाहर से अंदर की तरफ डैप, अंदर से बाहर की तरफ पैड, ड्यूरामेटा, पायामेटा, अरेक्नॉइड मेटा, सॉरी ड्यूरामेटा, अरेक्नॉइड मेटा, पायामेटा। अरेक्नॉइड मेटा के नीचे एक स्पेस रहता है जिसको हम सब अरेक्नॉइड स्पेस कहते हैं। और ये जो सब अरेक्नॉइड स्पेस होता है बेटा, ये आपका सीएसएफ से फिल्ड रहता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से भरा हुआ रहता है। क्या होता है सीएसएफ हमने देखा था, क्या क्या उसके फंक्शंस होते हैं वो हमने बात की थी। फिर बेटा हमने देखा था ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के अंदर भी हमने 3 पार्ट देखे थे, आपका सेरिब्रम, प्रमस्तिष्क, और मैंने कहा था ये आपके ब्रेन का सबसे बड़ा भाग है। और आपके ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है बेटा अनुमस्तिष्क, यानी कि सेरिबेलम, और ये सेरिबेलम पश्चिम मस्तिष्क का भाग है। ठीक है, मैंने आपको एडिशनल यहाँ पे ऑल्फैक्टरी लोब्स यानी कि घ्राण पालियां भी बताई थी, और मैंने आपको बताया था इसमें थैलेमस। ठीक है, कल की क्लास में हमने सेरिब्रम देख लिया था। प्रमस्तिष्क हमने देखा था कि जो प्रमस्तिष्क होता है उसके बाहर की तरफ ग्रे मैटर होता है, धूसर द्रव्य होता है। क्यों होता है ग्रे मैटर बेटा? क्योंकि इस ग्रे मैटर में आपके कोशिका काय यानी कि न्यूरॉन के सेल बॉडीज होते हैं, और सेल बॉडीज बेटा यहाँ पे सांद्रित रहते हैं, उसमें निसिल के कण होते हैं, जिसकी वजह से आपको ग्रे कलर के दिखाई देते हैं। सेंटर में बेटा होता है आपका व्हाइट मैटर, श्वेत द्रव्य। श्वेत द्रव्य बेटा श्वेत इसलिए होता है क्योंकि डीपीपी नहीं है ये, कल तो डीपीपी दी है मैंने, आज डीपीपी नहीं है। जो व्हाइट मैटर होता है बेटा, व्हाइट मैटर में हमने कहा था माइलिन युक्त तंत्रिका तंत्र या तंत्रिकाक्ष होते हैं, इसकी वजह से बेटा यहाँ पे ये सफेद दिखाई देता है। हमने ये भी देखा था बेटा कि जो आपका सेरिब्रम है एक लंबी सी अनुदैर्ध्य विदर, इसको 2 भागों में विभाजित करती है, गोलार्ध को अर्धगोलार्ध। इनको हम बोलते हैं प्रमस्तिष्क अर्धगोलार्ध यानी कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। और ये दोनों प्रमस्तिष्क अर्धगोलार्ध आपस में तंत्रिका तंतुओं की एक पट्टी से जुड़ी होती है जिसको हम कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा था बेटा ये जो बाहर की तरफ कॉर्टेक्स है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, इसमें बहुत सारे ऐसे उभार और खांच पाए जाते हैं। ये जो उभार और खांच है बेटा, ये उभार और खांच एक तरीके से ज्यादा न्यूरॉन्स के लिए सरफेस एरिया बना देते हैं। फिर हमने ये भी देखा था कि जो सेरिब्रम होता है बेटा, इसमें कॉर्टेक्स जो होता है वल्कुट, इसमें 3 मेजर भाग होते हैं। एक होता है संवेदी भाग जो कि सेंसेस को रिसीव करता है, एक होता है चालक भाग जो सेंस को भेजता है या कोई भी मैसेज को भेजता है, और तीसरा होता है बेटा आपका सहभागी क्षेत्र जिसको हम एसोसिएशन एरिया कहते हैं। ये सहभागी क्षेत्र ना तो संवेदी होते हैं ना ही चालक होते हैं, ये दोनों, मतलब ये प्योर संवेदी या प्योर चालक नहीं होते, मिक्स होते हैं। सहभागी क्षेत्र के 3 काम थे, और वो तीनों काम क्या थे बेटा? सबसे पहला आपका मेमोरी, स्मृति, याददाश्त। दूसरा कम्युनिकेशन, बात करने का तरीका, आपका संपर्क सूत्र। और तीसरा था बेटा आपका इंटर सेंसरी एसोसिएशन, यानी कि अलग अलग सेंस ऑर्गन्स के बीच में ये एसोसिएशन करता है।
ठीक है। हम कोई भी चीज देख रहे हैं, देखते ही मुंह में पानी आना, है ना, और उसकी खुशबू से आपके ब्रेन तक मैसेज जाना, पहचानना कि ये क्या है, फिर उसको उठा के खाना, है ना, तो जीभ में टेस्ट आना, तो ये सब बेटा आपके एक साथ है ना। आप कई बार खुशबू से पहचान सकते हो कि आज घर में क्या बना है, तो खुशबू से आपके ब्रेन को पता लग गया कि आज क्या बना है, ठीक है, और आपने बता दिया कि आज ये बना है, तुरंत मुंह में पानी आ गया खुशबू से ही, ठीक है, कि आज अच्छा घर में आज ये बना है, मुंह में पानी आ गया, आज कपड़े बाद में चेंज होंगे, पहले हम खाना खाएंगे, कई बार ऐसा होता है, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया था। फिर मैंने आपको ये बताया था कि आपका जो सेरिब्रम होता है इसको हमने चार पालियों में विभाजित किया है। कौन कौन सी हैं चार पालियां? आपकी फ्रंटल पाली, आपकी पैराइटल पाली, टेम्पोरल पाली और ऑक्सीपिटल पाली। इन पालियों में बेटा आपके कुछ केंद्र होते हैं। कौन कौन से केंद्र होते हैं हमने उस पर बात की थी। आपकी फ्रंटल पाली जो होती है बेटा, ये आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, क्रिएटिविटी, रीजनिंग, जजमेंट, कैलकुलेशंस, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। आपकी टेम्पोरल पाली में बेटा आपका सुनने का केंद्र, सूंघने का केंद्र, ठीक है, आपके स्मृति का केंद्र, ये सब रहते हैं। इनफैक्ट स्मृति का मेन केंद्र तो यहाँ होता है। आपने सुना होगा ना, मम्मी बोलती है बच्चे को सर पे यहाँ पर मत मारो। सोचो हमारी मम्मियाँ बायो नहीं पढ़ी है पर उन्हें पता है कि बच्चे को सर पे यहाँ पर मत मारो। क्यों मत मारो? क्योंकि यहाँ पर हमारा स्मृति केंद्र होता है आपके पैराइटल लोब में, ठीक है ना। आपके पैराइटल लोब में जो सेंट्रल सल्कस है, उस सेंट्रल सल्कस के पीछे की तरफ बेटा जो एरिया है या जो भाग है, वहां पर आपके सेंसरी मतलब सेंसेशंस जो आप फील करते हो, कुछ भी ठंडा है, गर्म है, कुछ चुभा आपको, है ना, किसी ने कुछ दबा दिया, हल्का प्रेशर है, ज्यादा प्रेशर है, ये सारे सेंसेस बेटा आपको सेंट्रल सल्कस के पीछे आपके पैराइटल लोब में जो केंद्र है उससे पता लगते हैं। और आपकी ऑक्सीपिटल पाली में बेटा आपका सूंघ सॉरी देखने का केंद्र होता है। यहाँ तक हमने कल की क्लास में बात कर ली थी, ठीक है। आज हम बढ़ेंगे आगे। तो कल हमने सेरिब्रम पढ़ लिया था, ठीक है ना। तो अग्र मस्तिष्क का जो पहला भाग है बेटा आपका प्रमस्तिष्क, यानी कि सेरिब्रम, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। सेरिब्रम अपना हो गया। आज की क्लास में पहले आप इसका दूसरा देख लो, जिसको हम बोलते हैं घ्राण पालियां या ऑल्फैक्टरी लोब्स। छोटा सा, इसमें ज्यादा नहीं बताऊंगी, आउट ऑफ एनसीईआरटी है, थोड़ा सा बस आप जान लो। ऑल्फैक्टरी लोब्स क्या होते हैं बेटा? इसमें दो पाथ होते हैं, ठीक है। एक बल्ब होता है और दो बल्ब हो गए और इसके ये ट्रैक्ट हो गए, ठीक है। ऑल्फैक्टरी लोब्स नाम ही है बेटा ऑल्फैक्टरी, तो ये आपके सूंघने से संबंधित होता है, ठीक है। किससे संबंधित होता है? ये आपके सूंघने से संबंधित होता है। कहीं पर भी अगर ऑल्फैक्शन वर्ड आएगा तो ऑल्फैक्शन हमेशा आपके नोज से रिलेटेड है, ठीक है ना, जिसमें ये आपके बल्ब हो जाते हैं और ये आपका ट्रैक्ट हो जाता है जो कि तंतुओं से मिलकर के बनता है, ठीक है। तो घ्राण पालियां एक जोड़ी होती है, जिसमें एक जोड़ी बल्ब होता है, एक जोड़ी ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट होते हैं, और आपके जो भी सूंघने के मैसेजेस जाते हैं ना नाक से, ये बेटा इसी ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट से होते हुए जाते हैं, ठीक है ना। तीसरा है बेटा इसमें आपका, इसमें सिर्फ इतना ही जानना है, ज्यादा आपको जानना नहीं है। तीसरा जो है पार्ट बेटा, जिसको हम बोलते हैं डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन, आइए इस पर बात करेंगे आज हम। आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और देखो मैंने आपको पहले भी बोला कि इस चैप्टर से, ये लिखना है बेटा, लिख लो, इस चैप्टर से आपके नीट में एक ही क्वेश्चन आया है ज्यादातर, ठीक है। कई बार ऐसे भी एक दो साल रहे हैं जब इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। जो एक क्वेश्चन आता है बेटा इस चैप्टर से पहले, वो जनरली आपके ईयर और नोज पहले हम सॉरी ईयर और आईज हम पहले पढ़ा करते थे, वो आपके सेंसरी ऑर्गन्स में था सिलेबस में, वहां से आता था, ठीक है ना। अब फिलहाल ईयर और आईज को आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। हैप्पी दिवाली शिव शर्मा। तो यही जो पढ़ाया है गिना चुना, यहाँ से आप एक क्वेश्चन आएगा ऐसा मान करके चलिए, ठीक है। चलिए चार्ट को मैं ऑफ करती हूँ और हम यहाँ पर बात करते हैं डायनसेफेलन में। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, उसको हम बोलते हैं थैलेमस। क्या बोलते हैं इसको हम? थैलेमस। ये हो गया बेटा आपका
थैलेमस। थैलेमस की छत को, यानी कि ये थैलेमस की छत को हम एपिथैलेमस बोलते हैं। एपिथैलेमस। और थैलेमस की जमीन को हम हाइपोथैलेमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस। अब इन तीनों के बारे में अगर हम एक एक करके जानना चाहें तो थैलेमस जो है आपका बेटा, एक एक करके देख लेते हैं। थैलेमस इज रिले सेंटर। ठीक है, थैलेमस क्या है बेटा? थैलेमस रिले सेंटर है। क्या है थैलेमस? इसको हम रिले सेंटर बोलते हैं। अब रिले सेंटर क्या होता है आप लोगों को समझाती हूँ मैं। आप लोगों ने रेस, सबको पता है रेस, रेस स्कूल में या कोई भी इंस्टीट्यूशन में रेस कंपटीशन होता है ना। 100 मीटर की दौड़, 200 मीटर की दौड़, आधा किलोमीटर की दौड़, 500 मीटर की दौड़, है ना। दौड़ सबको पता है। दौड़ में क्या होता है, एक बंदा यहां से दौड़ना शुरू करता है और ये एंड पॉइंट है। ये क्या है? एंड पॉइंट है। 3 बंदे हैं जो दौड़ रहे हैं, ए, बी और सी। ठीक है, एंड पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। दिस इज नॉर्मल रेस। रिले रेस के बारे में सुना है आप लोगों ने कभी? रिले रेस में एक टीम होती है जो मिलके दौड़ती है। ठीक है, रिले रेस में क्या होता है, एक बंदा ए, इसका दूसरा साथी यहां पर खड़ा होगा, इसका तीसरा साथी यहां पर खड़ा होगा। इसी तरीके से बेटा जो बी है, इसका दूसरा साथी और तीसरा साथी यहां पर खड़ा होगा। जो सी है, इसका दूसरा और तीसरा साथी यहां पर खड़ा होगा। रिले रेस में क्या होता है, ये तीनों बंदे एक एक हाथ में स्टिक लेकर के खड़े होते हैं और ये दौड़ करके इसके पास पहुंचेंगे। वो स्टिक पहले बंदे को देंगे और ये पहला बंदा यहां से दौड़ेगा, स्टिक दूसरे बंदे को देगा, दूसरा बंदा जाकर के बेटा आपके एंड पॉइंट तक पहुंचता है। समझे या नहीं? ये होता है आपका रिले रेस। तो जो रिले सेंटर होता है आपका थैलेमस, थैलेमस का काम क्या है बेटा, जितने भी आपके मैसेजेस आपके ऑर्गन से आपके सीएनएस तक जाते हैं, जो भी मैसेजेस आपके ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाते हैं, वो सारे के सारे इसी थैलेमस से होते हुए जाते हैं। ठीक है, और जो भी मैसेज आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ऑर्गन्स तक आते हैं, वो भी सारे के सारे थैलेमस से होते हुए ही आते हैं। ठीक है, कितनी सिंपल चीज है। तो थैलेमस एक तरीके का दरवाजा है जिससे सारे संवेदी और चालक जो तंत्रिकाएं हैं, जितनी भी संवेदी और चालक तंत्रिकाएं हैं बेटा, वो सारी की सारी इसी थैलेमस से होते हुए गुजरेंगी। इसलिए बेटा हम इसको क्या बोलते हैं, आपका डायन मतलब सॉरी रिले सेंटर। ठीक है ना। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये आपका सेरिब्रम है ना। ये आपका क्या है, ये आपका सेरिब्रम है। ठीक है, ये आपका सेरिब्रम है। ये आपके थैलेमस को घेरे हुए रहता है। ठीक है, यहां पर हम आपका थैलेमस बना देते हैं। ठीक है, ये आपका थैलेमस है। ठीक है, तो जो भी मैसेजेस बेटा यहां से जाएंगे और जो भी मैसेजेस यहां से आएंगे, ये सारे के सारे आपके थैलेमस से होते हुए निकलेंगे। ठीक है, तो जो थैलेमस है बेटा, ये बीच में, ये आपका थैलेमस हो गया। ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे, रिले सेंटर। ठीक है, तो थैलेमस, इसमें आप कुछ चीजें लिखेंगे। सबसे पहली क्या, पहली ये है प्रमस्तिष्क द्वारा घिरा होता है। प्रमस्तिष्क द्वारा
घिरा रहता है, पहली चीज। दूसरी चीज बेटा, सभी संवेदी व चालक तंत्रिकाएं यहां से गुजरती हैं या गुजरती हुई जाती है। समझे या नहीं? तो ये हो गया बेटा आपका रिले सेंटर। डन। ये हो गया आपका थैलेमस। इसमें कुछ है ही नहीं समझने को बेटा, कुछ भी नहीं है इसमें समझने को। कुछ था इसमें समझने को? आप बता दो, कुछ था? आपका सेरिब्रम इसको घेरे हुए है, सेरिब्रम इसको थैलेमस को घेरे हुए है। ये सिर्फ एक रिले सेंटर है। अब सेरिब्रम ही तो अल्टीमेटली आपकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है ना। बॉडी से कोई भी मैसेज आ रहा है सेरिब्रम में जा रहा है, कोई भी मैसेज आ रहा है सेरिब्रम से आ रहा है। तो जो भी मैसेज सेरिब्रम में जा रहे हैं, सेरिब्रम से आ रहे हैं बेटा, वो वाया थैलेमस जाते हैं। तो थैलेमस रिले सेंटर हो गया। ठीक है, डन। बात करते हैं दूसरा, हाइपोथैलेमस की। इसी में आ जाइए, डाल लीजिए हेडिंग, हाइपोथैलेमस क्या होता है भाई साहब। तो सबसे पहली बात तो बेटा हमने यहाँ पर बताया, हाइपोथैलेमस क्या है? ये आपके थैलेमस का तल बनाते हैं। ठीक है, बेस। थैलेमस के बेस को हम, हाइपो मतलब नीचे, एपी मतलब ऊपर, तो थैलेमस के बेस को हम हाइपोथैलेमस कहते हैं, पहली चीज। ठीक है। तबीयत ठीक है यार, इस बार वायरल ऐसा ही हो रहा है, खांसी वासी जाने में तो टाइम लगता है, बाकी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दिवाली की सफाई भी मैंने चालू कर दी है यार। चलो, पहली चीज क्लियर हो गई। यस, ये आपके थैलेमस का बेस, सॉरी तल बनाता है। ठीक है। हाइपोथैलेमस बेटा तंत्रिका व अंतःस्रावी तंत्र के बीच संयोजक कड़ी है। अंतःस्रावी तंत्र के बीच कनेक्टिंग लिंक यानी कि संयोजक कड़ी है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे। ठीक है। आपका जो नर्वस सिस्टम है और जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम है, आपका नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम आपस में इसी हाइपोथैलेमस के थ्रू जुड़े हुए हैं। हाइपोथैलेमस आपके सारे जो ग्लैंड्स हैं जो हार्मोन सीक्रेट करते हैं उनके प्रिंसिपल है। ठीक है ना। हाइपोथैलेमस सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के फंक्शन को कंट्रोल करता है, और यही हाइपोथैलेमस बेटा आपके नर्वस सिस्टम में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे ये नियंत्रण करता है किस किस का। हाइपोथैलेमस नियंत्रण करता है आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियों का, पहली चीज तो। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियों का, और उसमें भी मेन आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि का। ठीक है। इसके अलावा बेटा आपका जो भूख प्यास होता है, आपको भूख लग रही है, प्यास लग रही है, आपका हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। ठीक है। इसके अलावा आपके जो इमोशंस है वो ये लिम्बिक सिस्टम के साथ मिलकर के कंट्रोल करता है। तो थर्मो रेगुलेशन, टेम्परेचर कंट्रोल करता है ये आपकी बॉडी के अंदर, ताप नियंत्रण करता है। ठीक है, यहीं पर लिखेंगे आप, यह लिम्बिक तंत्र के साथ मिलकर, लिम्बिक तंत्र के साथ व्यवहार कंट्रोल करता है, व्यवहार नियंत्रण, इमोशनल कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये लिख लेना हाइपोथैलेमस में। दोबारा समझा दूं मैं एक बार, इनमें कुछ समझने का है ही नहीं बेटा वैसे तो। हाइपोथैलेमस क्या है? आपके थैलेमस का बेस है। हाइपोथैलेमस नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच की संयोजक कड़ी है। हाइपोथैलेमस के अंदर आपका भूख प्यास नियंत्रण केंद्र। हाइपोथैलेमस आपका
टेम्परेचर कंट्रोल करता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस आपके लिम्बिक सिस्टम के साथ मिलकर के आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है। लिम्बिक सिस्टम के बारे में भी हम बात करेंगे संध्या, ठीक है ना। ये हो गया हाइपोथैलेमस। बात करें तीसरा एपिथैलेमस क्या होता है, तो यहीं से दिख रहा है आपको। एपिथैलेमस बेटा थैलेमस की छत है। एपिथैलेमस क्या है बेटा, ये आपके थैलेमस की रूफ है ना। थैलेमस का आप इसको छत बोल सकते हैं, थैलेमस की छत है। दूसरी चीज बेटा, इसका तंत्रिकीय इसकी तंत्रिकीय भूमिका बेटा ना के बराबर होती है, ठीक है। इसका कुछ खास ऐसा न्यूरल में इसका कुछ खास रोल नहीं है, ठीक है। बस इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि पीनियल ग्रंथि जो आपकी होती है वो इसमें सिचुएटेड होती है। पीनियल ग्रंथि स्थित होती है, इसमें आपकी पीनियल ग्रंथि पाई जाती है। बस इतना ही आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और पीनियल ग्रंथि के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं, कुछ है ही नहीं इसमें समझने वाला ऐसा। सबसे पहले तो यही समझना है आपको कि इसमें ऐसा समझने वाला कुछ भी नहीं है, क्योंकि देखो ब्रेन इज नॉट समथिंग जिसको हम 2 क्लास में कर लें, ठीक है। लेकिन आपके लिए इतना ही अभी पढ़ना है, आपको एक्स्ट्रा पढ़ना ही नहीं है। तो इसी के साथ आपका तीनों पार्ट खत्म होते हैं अग्र मस्तिष्क के, यानी कि फोर ब्रेन के। हो जाए तो बता देना। इसके बाद हम पढ़ेंगे लिम्बिक तंत्र क्या होता है, ये भी आपके फोर ब्रेन में ही पाया जाता है, इसलिए बता देंगे। हाँ जी कोमल जी, चलो बढ़ते हैं आगे बेटा। हेडिंग डाल लेना, लिम्बिक तंत्र क्या होता है, लिम्बिक सिस्टम। एक्चुअल में देखो लिम्बिक सिस्टम है क्या, हमने कल कॉर्पस कैलोसम बनाया था, ठीक है। ठीक है, ये आपका हमने यहाँ पर ऐसे कॉर्पस कैलोसम बनाया था, ठीक है। इसका कलर दूसरा रखते हैं हम। यहाँ पर हमने इस तरीके से कॉर्पस कैलोसम बनाया था, ठीक है। क्या था ये, कॉर्पस कैलोसम। हमने ये देखा था कि इसके चारों तरफ आपका वाइट मैटर है, ठीक है। यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर ये पूरा आपका सेंटर में जो है ये वाइट मैटर है, ठीक है। और बाहर की तरफ क्या है बेटा, बाहर की तरफ आपका ग्रे मैटर है। यही हमने कल पढ़ा था सेरिब्रम में, हाँ या नहीं, याद आ रहा है कि नहीं। बाहर की तरफ क्या था बेटा आपका, बाहर की तरफ ये आपका ग्रे मैटर था। ऐसा पढ़ा था हमने, यस। होता क्या है बेटा, इस ग्रे मैटर के कुछ पैचेस आपको वाइट मैटर में देखने को मिलते हैं। समझे या नहीं, बना सकते हो बेटा रिशु, समझे या नहीं। बाहर की तरफ ग्रे मैटर है, अंदर की तरफ वाइट मैटर है, लेकिन आपके सेरिब्रम में व्हाइट मैटर में ग्रे मैटर के कुछ धब्बे देखने को मिलते हैं, ठीक है। और यही सब बेटा मिलकर के बना देते हैं आपका लिम्बिक सिस्टम। जल्दी से इसको बना लीजिए बेटा। तो लिम्बिक सिस्टम कुछ अलग नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर सेरिब्रम में कुछ ऐसी संरचनाएं पाई जाती हैं उसकी गहराई में। अभी तक हमने सब कुछ वलकुट में ही पढ़ा है, सब कुछ वलकुट में, आपके जो केंद्र में सब कुछ वलकुट में ही है, ठीक है। आपके सेंसरी एरियाज, एसोसिएशन एरियाज, मोटर एरिया, सब कुछ आपके प्रमस्तिष्क वलकुट में है। लेकिन इसके मध्यांश में भी कुछ ऐसी संरचनाएं हैं, ठीक है ना। तो लिम्बिक तंत्र क्या है बेटा, आपके प्रमस्तिष्क के मध्यांश में उपस्थित संरचनाएं
जो हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर, हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर इमोशंस को हिंदी में क्या बोलेंगे, भावनाएं, या भावनाओं को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, इसीलिए बेटा, इसीलिए हम ऐसे बोल सकते हैं कि लिम्बिक तंत्र अगर हाइपोथैलेमस के साथ मिल जाए क्योंकि ये दोनों मिलकर के आपके इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए बेटा इन दोनों को मिला करके हम इमोशनल ब्रेन यानी कि भावनात्मक मस्तिष्क बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, इमोशनल ब्रेन या भावनात्मक मस्तिष्क। लिम्बिक सिस्टम प्लस हाइपोथैलेमस इक्वल्स टू इमोशनल ब्रेन। अब इसमें जो संरचनाएं हैं, ठीक है, इसमें जो संरचनाएं हैं, कौन कौन सी संरचनाएं हैं, तो लिम्बिक सिस्टम में आ जाता है बेटा, इसमें लिम्बिक सिस्टम में आ जाता है आपका एक अमिगडाला, जिसका जिक्र आपकी एनसीईआरटी में दिया है, अमिगडाला। अमिगडाला, इसमें आ जाता है आपका हिप्पोकैम्पस, बेसल गैंग्लियन, इसके बारे में एनसीईआरटी नहीं लिखती है। बहुत सारी इसमें छोटी छोटी संरचनाएं आती हैं, जो एनसीईआरटी दो नाम लिखती है उनके बारे में तो मैं आपको बता ही दूं। एमिगडाला क्या करता है बेटा, ये आपके गुस्से के लिए कंट्रोल, मतलब है हिंसात्मक जो आपका व्यवहार होता है ना, गुस्सा, हिंसा, रेज एंड एंगर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, रेज हिंसा व गुस्सा जो होता है बेटा, वो एमिगडाला कंट्रोल करता है। हिप्पोकैम्पस क्या करता है बेटा, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरीज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, कल परसों वाली बात आपको सालों तक याद रहेगी। अगर लड़कियों का ये बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है ना, लड़कियों का हिप्पोकैम्पस बहुत स्ट्रांग होता है, इसीलिए, एंड दिस इज ट्रू, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, और मुझे कल वाली तुम्हें कोई ऐसी वो आर्ग्यूमेंट वाली ऐसी कोई बात करनी नहीं है। बस आप इतना जान लीजिए बेटा कि जो हिप्पोकैम्पस होता है ये लड़कियों में बहुत स्ट्रांग होता है। ये, हाँ, सेप्टल न्यूक्लियस भी इसी में आते हैं सृष्टि, बेसल गैंग बॉडीज भी इसमें आ जाती हैं, बहुत कुछ आ जाता है। ठीक है, तो जो छोटी छोटी बातें सालों तक याद रहती है ना, जिन्हें हम लड़ाइयों में पुरानी पुरानी बातें निकाल करके हथियार फेंकना शुरू करते हैं, तुमने उस साल मुझसे ये कहा था, तो वो बेटा इस हिप्पोकैम्पस की वजह से। ठीक है, अब ये दोनों मिलके हाइपोथैलेमस अलोंग विद लिम्बिक सिस्टम आपका भावनात्मक मस्तिष्क बना रहा है। भावनाएं जैसे कि आपका क्या बोलेंगे यार, कौन कौन सी भावनाएं हो गया आपका, हैप्पीनेस हो गया, खुशी, ठीक है, आप खुश हो, आप दुखी हो, सैडनेस हो गया, ठीक है, दुखी हो आप, क्या बोलेंगे, एक्साइटेड हो, एक्साइटेड को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, एक्साइटमेंट, है ना, आप बहुत एक्साइटेड हो, मतलब उत्सुक हो, ठीक है, उत्सुकता हो गई आपकी, उत्सुकता हो गई, प्लेजर हो गया, प्लेजर इज आनंद, आनंद वाली जो फीलिंग है, ठीक है, मतलब आनंद ही आ गया, वो वाला आपका प्लेजर इज आनंद, ठीक है, और आपका जो भी सेक्सुअल बिहेवियर है, ठीक है, आपका जो सेक्सुअल बिहेवियर है, जो आपके लैंगिक भाव हैं, ठीक है, इन सबको बेटा आपका यही इमोशनल ब्रेन कंट्रोल करता है। ठीक है ना, उत्तेजित इज डिफरेंट बेटा, उत्तेजित इज एक्साइटेटरी, हाँ ठीक है, बोल सकते हो यार, बिल्कुल बोल सकते हो, बट यहाँ पे एक्साइटमेंट मतलब आएगा आपका उत्सुकता, हाँ, हाँ बिल्कुल, प्यार हो गया, लव,
ठीक है, जो भी आपके इमोशंस होते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ दिस इमोशनल ब्रेन। और ये इमोशनल ब्रेन बनाता कौन है बेटा? ये बनाता है आपका लिम्बिक सिस्टम हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर। डन। डन। क्वेश्चन रिफा में नहीं लाई हूँ यार, मेरा ना मुझे सोना है, मेरी नींद नहीं पूरी हो पा रही है। इट्स नॉट कि नींद नहीं पूरी हो पा रही है, नींद इन द सेंस कि मुझे सर भारी भारी लग रहा है, तो उसकी वजह से मुझे सोना है। एंड क्लास भी इस रिलेटेड में वासु को सुला रही थी और आज मेरी आंख लग गई, तो इस वजह से ना यार अभी मुझे है कि 1 घंटे में चैप्टर खत्म करा के मैं थोड़ा आराम करूं, क्योंकि फिर वो जग जाता है तो मैं वैसे भी आराम नहीं कर पाती हूँ, तुम लोगों को पता है ना, इसलिए मैं क्वेश्चंस नहीं लाई हूँ। और ये हो गया आपका फोर ब्रेन, ठीक है ना। अब हेडिंग डाल लीजिएगा मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क। वैसे भी दिवाली आने वाली है तो इतना काम बढ़ गया है घर पे भी। ऐसा नहीं है कि मैं कल रात में बहुत जल्दी सो गई थी, वासु शायद बाद में सोया है मैं कल पहले ही सो गई थी। और सुबह भी मैं उठी हूँ कितना, 7:30 बजे उठी हूँ। लेकिन सर इतना भारी भारी है ना बिकॉज ऑफ नेजल कंजेशन, तो ऐसा लगता है बस सो लो और सो लो। एंड बीमारी में तो मोर यू स्लीप उतनी जल्दी आपकी तबीयत ठीक होती है ना, तो ये होता है। डैंड्रफ का क्या करूं मुस्कान, मैंने एक कोई शैम्पू बताया था डैंड्रफ के लिए, और दूसरा बेटा डैंड्रफ के लिए वो बोलते हैं दही वही लगाओ, पता नहीं, मैं तो डॉक्टर ने कोई शैम्पू बताया था, मैंने क्लास में एक बार बताया भी था। मध्य मस्तिष्क में बेटा जो संरचना आती है उसको हम कहते हैं कॉर्पोरा क्वाड्री जमीना, क्वाड्री जेमिना या जेमाइना इसको हम बोल देते हैं, कॉर्पोरा क्वाड्री जेमाइना। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें से चार, क्वाड मतलब चार हो गया ना, तो इसमें चार इस तरीके से उभार होते हैं। क्वाड का मतलब ही होता है आपका चार, ठीक है। तो इसमें दो सुपीरियर कॉलिकुलाई होते हैं, सुपीरियर यानी कि ऊपर की तरफ, ठीक है, सुपीरियर कॉलिकुलाई। और इसमें होते हैं बेटा दो इंफीरियर कॉलिकुलाई, ठीक है, इंफीरियर कॉलिकुलाई। इसको हम आईसी बोल दें, इसको एससी बोल दें। तो ये दोनों हो गए आपके सुपीरियर कॉलिकुलाई, ये दोनों हो गए आपके इंफीरियर कॉलिकुलाई। इनका काम क्या होता है बेटा, बहुत सिंपल है, देखो बहुत सिंपल। ये आपके विजुअल रिफ्लेक्स यानी कि देखने के प्रतिवर्त से संबंधित है, और ये आपके हियरिंग रिफ्लेक्स, ऑडिटरी रिफ्लेक्स आप बोल सकते हैं, उससे संबंधित है, ठीक है, आपके सुनने के प्रतिवर्त। होता क्या, देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी ना ऐसा दिमाग लगाने वाला है ही नहीं। आप जा रहे हो, पीछे से किसी ने आवाज लगाई, प्रियंका, आवाज सुनकर के मैंने पलटा, दिस इज हियरिंग रिफ्लेक्स। सुनने के लिए मतलब मैंने आवाज कोई सुनी और मैं पलटी। आप जा रहे हो, अचानक से बहुत जोर से ऐसा लगा कि कुछ एक्सीडेंट हो गया पीछे, आवाज आई दो गाड़ियों के भिड़ने की, आप तुरंत पलट के देखोगे, दिस इज हियरिंग रिफ्लेक्स। इसी तरीके से विजुअल रिफ्लेक्स, बैठे हो, जैसे आजकल मेरे घर में हियरिंग और विजुअल रिफ्लेक्स के लिए मैं और वासु पागल हो रखे हैं। यहाँ ना पास में एनएसजी है तो हेलीकॉप्टर्स राउंड लगाते हैं, मैं बहुत दिन से सुन तो रही हूँ हेलीकॉप्टर की आवाज, लेकिन जैसे ही जब तक मैं बाहर जाती हूँ तब तक वो निकल चुका होता, तो मुझे लगता है शायद कंस्ट्रक्शन मशीन वगैरह की कोई आवाज होगी, आसपास कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है। कल मैं वासु को सुला के कपड़े सुखा रही थी बाहर, तो सामने हेलीकॉप्टर दिखा, और बहुत पास में, मतलब मैं 8th फ्लोर पे रहती हूँ तो वो 10th फ्लोर के डिस्टेंस पे होगा बस, है ना, और बहुत पास में। अब मैं उसको जगा नहीं सकती थी क्योंकि मेरी क्लास थी उस टाइम पे, और
मैं मतलब बहुत दिनों बाद मैंने हेलीकॉप्टर देखा। फ्लाइट्स तो हम देखते ही रहते हैं ना, लेकिन हेलीकॉप्टर मैंने बहुत टाइम बाद देखा, बहुत टाइम बाद। मतलब जब पापा जोधपुर में पोस्टेड थे तो हमारा बिल्कुल एयरफोर्स स्टेशन के पास ही घर था, तो आए दिन हेलीकॉप्टर दिखते ही रहते थे। बहुत टाइम के बाद, आई मस्ट से मैंने सालों बाद हेलीकॉप्टर देखा है। जोधपुर में हम थे 2012-13 में, मैंने 10-12 साल बाद हेलीकॉप्टर देखा, मुझे ऐसा याद आ रहा है। तो मैं इतनी खुश हो गई ना हेलीकॉप्टर देख करके, वासु सो रहा था कहीं नहीं। आज हम मैं बेड पे पड़ी हुई थी ऐसे, मॉर्निंग में मतलब 10-11 बजे के आसपास। वासु वहीं कारपेट पे अपने मैग्नेटिक टाइल्स से खेल रहा था, और मेरे को फिर हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी। मैं भाग के बाहर निकली, मुझे दिखा, मैंने वासु को बुलाया और मैंने उसको गोद में उठा करके मैंने हेलीकॉप्टर दिखाया। आज थोड़ा दूर था, लेकिन उसने भी बोला मम्मा ये तो बहुत नीचे है, इसके फैन घूम रहे हैं, बिकॉज उसने भी फ्लाइट्स बहुत ऊपर जाते हुए देखी है ना, इसलिए। तो दिस इज हियरिंग प्लस ऑडिटरी रिफ्लेक्स, कि हमने सुनी आवाज और हम भाग के गए हेलीकॉप्टर देखने, और उसके बाद हम तब तक देख रहे हैं जब तक वो गायब नहीं हो गया। फिर हम लोग यहाँ नाश्ता कर रहे थे, तो डाइनिंग टेबल पे बैठ के, तो सामने वो ग्लास के डोर है ना, पर्दा साइड था, दिन में मॉर्निंग में पर्दे साइड कर देते हैं। सामने से मुझे हेलीकॉप्टर जाते हुए दिखा, मैंने कहा वासु हेलीकॉप्टर। हम नाश्ता छोड़ के तुरंत भागे डाइनिंग टेबल से उतर के, और मैंने उसको गोद में लेकर के फिर हेलीकॉप्टर दिखाया। तो दिस इज, मैं विजुअल और ऑडिटरी रिफ्लेक्स का आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ, ठीक है। परवीन बोल रहा है मैम कितना फेंकते हो, नहीं परवीन, दिस इज ट्रू, ठीक है ना, दिस इज सो ट्रू, है ना। अब वासु सो रहा है, कल अगर वो जग गया 3 बजे तक, आज तो मैं चाहूंगी कि उसके सोने से पहले मैं चली जाऊं, तो मैं पक्का आप लोगों को उसके मुंह से सुनवाऊं। बच्चे तो झूठ नहीं बोलेंगे, वो खुद बताएगा आपको। इतना नीचे से गया था, उसकी बुआ जी का फोन आया तो उसने उनको ही बताया, इतना नीचे से गया था और उसका फैन घूम रहा था। शायद वासु ने पहली बार देखा हेलीकॉप्टर लाइव। तो विजुअल रिफ्लेक्स क्या होता है बेटा, किसी भी चीज को आप देख रहे हैं और वो आगे बढ़ गई चीज, लेकिन आप फिर भी उसे देखते ही जा रहे हैं, दिस इज विजुअल रिफ्लेक्स, ठीक है ना। और हियरिंग रिफ्लेक्स क्या होता है बेटा, हियरिंग रिफ्लेक्स कोई आवाज सुनने के बाद आप उसको उसके अगेंस्ट जो रिएक्ट कर रहे हो, वो हो गया आपका हियरिंग रिफ्लेक्स, ठीक है ना। आप भी बच्चों की तरह मनीष, हाँ मतलब, हाँ मुझे, मैं बता रही हूँ ना, मैंने बहुत साल बाद हेलीकॉप्टर देखा तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो जो मैं भाग भाग के जा रही हूँ, पीछे पीछे वासु आ रहा है तो मुझे तो अच्छा लगा देख के। फ्लाइट्स तो बहुत आम हो गई हैं, दिखती रहती है, लेकिन हम जब यहाँ से गुड़गांव से जब नोएडा जाते हैं तो वाया महिपालपुर होते हुए जाते हैं, वही एक रास्ता है। तो महिपालपुर में साइड में एयरपोर्ट है, तो वहां से फ्लाइट्स लैंड कर रही होती हैं या टेक ऑफ कर रही होती हैं। एयरपोर्ट के साइड में हाईवे है। अब प्रवीण अगर बोले झूठ बोल रहे तो भाई झूठ बोल रही हूँ, ठीक है। एयरपोर्ट है और उसके साइड में ही अपना वो NH-48 हाईवे है, तो महिपालपुर वाला। तो जब फ्लाइट टेक ऑफ कर रही होती है तो भी बहुत नीचे होती है, और जब फ्लाइट लैंड कर रही होती है तो भी बहुत नीचे होती है। तो हम जब गुड़गांव से नोएडा जाते हैं या दिल्ली भी जा रहे होते हैं कहीं पे भी, तो मैं और वासु काउंट करते हैं कि आज हमने कितनी फ्लाइट्स देखी मुझे दिखेगी तो मैं तुरंत उसे दिखाऊंगी, उसे दिखेगी तो तुरंत मुझे दिखाएगा। हाँ, मैं फेंकती हूँ तो फेंकना ही सही, झूठ बोल रही हूँ तो झूठ बोलना ही सही, बट आई एंजॉय दिस। हेलीकॉप्टर मैंने बहुत सालों बाद देखा है। तो विजुअल रिफ्लेक्स, हियरिंग रिफ्लेक्स क्लियर हो गया, ठीक है। लिख भी देती हूँ, आवाज सुन के पलटना, आवाज सुन के मुड़कर देखना, ये हो गया आपका हियरिंग रिफ्लेक्स, ठीक है। आपने सुना और आपने रिफ्लेक्ट किया, पलट के या कुछ भी। विजुअल रिफ्लेक्स क्या हुआ, किसी वस्तु को देखने के लिए सिर घुमाना, ठीक है। हमने कोई वस्तु देखी और वस्तु आगे बढ़ती जा रही तो हम भी आगे बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे, दिस इज ये विजुअल रिफ्लेक्स, ठीक है ना। और मैं सुबह से 4 बार भाग चुकी हूँ बालकनी में, क्योंकि अब मेरे दिमाग में ना सिर्फ हेलीकॉप्टर की आवाज घूम रही है चलिए, ये हो गया आपका मध्य मस्तिष्क। एनसीईआरटी में एक टर्म और दिया है, सेरिब्रल एक्विडक्ट, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तीसरा है बेटा आपका अनुमस्तिष्क, सॉरी क्या बोलेंगे हम इसको, हाइंड ब्रेन, पश्च मस्तिष्क। लिख लिया कि नहीं लिखा पिछला वाला, लिखना है, 1 मिनट रुक जाना।
हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में बेटा 3 पार्ट आते हैं, सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेड्यूला। जल्दी से लिख लो, नहीं लिखा है तो। एक चीज इसमें और लिख लेना, इसकी लोकेशन। देखो, ये आपका मिड ब्रेन है। एनसीईआरटी में अगर हम देखें, ये आपका मिड ब्रेन है। ठीक है, ब्लैक कलर लूं मैं। अब ना इसका वीडियो बना लूंगी, मैं डाल दूंगी। ठीक है, तो प्रवीण जैसों को भरोसा हो जाएगा कि मैडम फेंकती नहीं है। हालांकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम लोगों को जो सोचना है तुम सोच सकते हो, लेकिन यार मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मुझे सच में कल से हेलीकॉप्टर देखना अच्छा लग रहा है। टीकेएल क्या है भाई? हम्म। तो ये आपका मध्य मस्तिष्क है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि मध्य मस्तिष्क के ऊपर ये क्या है बेटा? ये आपका हाइपोथैलेमस हो गया। ठीक है, एक्चुअली थोड़ा पीछे की तरफ होता है, ये सामने ही दिखा रहा है। आपका यहां पर होता है मिड ब्रेन। ठीक है ना? तो मिड ब्रेन के ऊपर क्या है बेटा? ये आपका हाइपोथैलेमस या थैलेमस आप बोल दो। ठीक है, और नीचे की तरफ बेटा ये आपका पॉन्स होता है। इसकी लोकेशन और देख लो आप लोग यहाँ पर मिड ब्रेन में। ठीक है, अग्र मस्तिष्क के यानी कि फोर ब्रेन के थैलेमस व पश्च मस्तिष्क जो आपका हाइंड ब्रेन है, पश्च मस्तिष्क के पॉन्स के बीच स्थित रहता है। ठीक है, तो मिड ब्रेन है, नाम ही मिड ब्रेन है, तो फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में पाया जाएगा। ठीक है, फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में बेटा जो ब्रेन है उसको मिड ब्रेन बोलते हैं। पर फोर ब्रेन का भी कौन सा पार्ट? फोर ब्रेन का थैलेमस और हाइंड ब्रेन का पॉन्स, इसके बीच में बेटा आपका क्या है? मध्य मस्तिष्क है। ठीक है ना? हाँ, कॉपी कर लिया सीकेएल, बहुत अच्छा किया। कॉपी कैट ही बने रहना तुम लोग। हम्म, ठीक है, अच्छा दिव्या। इसको हेयर स्टाइल नहीं बोलते हैं, इसको रिलैक्स स्टाइल बोलते हैं। जब कुछ समझ में ना आए, बाल उठाओ और क्लच कर लो। ठीक है, अब हमने देखा था हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट है। एक था आपका अनुमस्तिष्क, जिसे हमने बोला था सेरिबेलम। सेरिबेलम। दूसरा आ जाता है बेटा इसमें आपका पॉन्स, और तीसरा आ जाता है इसमें आपका मध्यांश ऑब्लोंगेटा, जिसे हम बोलेंगे मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। अनुमस्तिष्क की अगर हम बात करें बेटा, इसके भी 2 अर्धगोलार्ध हैं, कल मैंने आपको 3D में दिखाया था। अनुमस्तिष्क के भी राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर्स है। ठीक है ना? जिसको हम अनुमस्तिष्क अर्धगोलार्ध बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा इसको हम? अनुमस्तिष्क अर्धगोलार्ध बोलेंगे। ठीक है, और ये जो आपके अनुमस्तिष्क अर्धगोलार्ध यानी कि सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स है। ठीक है, क्योंकि ये बेटा आपका ब्रेन का पार्ट है, तो इसमें भी वही होगा। बीच में वाइट मैटर, चारों तरफ आपका ग्रे मैटर। ये बेटा इसमें बीच में वाइट मैटर होता है,
ठीक है, चारों तरफ ग्रे मैटर होता है, और ग्रे मैटर इसमें भी वही होगा, हाईली कॉन्वोल्यूटेड इस तरीके से होता है बेटा, इसमें भी बहुत ज्यादा खांच और उभार होते हैं इसमें। बाहर की तरफ ग्रे मैटर और अंदर की तरफ वाइट मैटर, ठीक है, और इसमें भी बहुत ऐसे तलकाई और गायराई पाए जाते हैं। ये दोनों प्रमस्तिष्क अर्धगोलार्ध बेटा आपस में जिस संरचना से जुड़े होते हैं उस संरचना को हम वर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, ये जो संरचना इन दोनों को आपस में जोड़ रही है बेटा, इसको हम वर्मिस कहते हैं, वर्मिस, ठीक है। बीच में जो ये आपको व्हाइट मैटर दिख रहा है बेटा, ये इस तरीके से अरेंज रहता है बेटा, इसको हम आर्बर वाइटे कहते हैं, ठीक है। ये जो बीच में व्हाइट मैटर दिख रहा है बेटा, श्वेत द्रव्य, बाहर की तरफ दूसरा द्रव्य, ठीक है, इसको हम आर्बर वाइटे, आर्बर वाइटे ट्री ऑफ लाइफ कहते हैं क्या कहते हैं इसको, ट्री ऑफ लाइफ। आपकी लाइफ में जो भी बैलेंस बनाने का काम है, ठीक है, जैसे आपको हसनैन भूख लग रही तो बेटा क्लास देखते देखते खा ले, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। ये कौन सी परी है, ये आपके ब्रेन में परी है, ठीक है ना, ये ब्रेन में पड़ी हुई है तो ब्रेन में परी है ये, ठीक है। आपका जो सुई में धागा सपोज आपको डालना है, सबने डाला होगा, ठीक है, सुई में धागा डालने का काम कौन बोलेगा भैया, सेरिब्रम बोलेगा, सुई में धागा डाल दो। तो आपकी बॉडी में जितने भी फंक्शन शुरू होते हैं वो सब आपका सेरिब्रम करवाता है, प्रमस्तिष्क करवाता है, लेकिन उसके लिए जो आपस में समन्वय बनाना है वो आपका सेरिबेलम करवाता है, ठीक है ना। तो इसका मेन काम होता है बॉडी में बैलेंस करना, ठीक है ना, संतुलन बनाए रखना। तो मेन काम जो है बेटा अनुमस्तिष्क का, इसका काम है आपका बैलेंसिंग, यानी कि संतुलन, ठीक है। आप चल रहे हैं तो चलते समय आपने देखा होगा कि हाथ पैर इन दोनों का समन्वय, ठीक है। जब हम ऐसे सामने चलते हैं तो हमारा लेफ्ट हैंड, जब आपका लेफ्ट लेग आगे जाता है तो आपका राइट हैंड आगे जाता है, जब आपका राइट हैंड आगे जाता है, राइट लेग आगे जाता है तो आपका लेफ्ट हैंड, तो ये जो क्रिस क्रॉस चल रहा है ये बैलेंसिंग है, ठीक है। और ये बैलेंसिंग कौन करवा रहा है, आपका सेरिबेलम करवा रहा है। सुई में धागा डालना है तो सुई और धागा आप एक ही जगह पर रख पाओ, बैलेंसिंग सेरिबेलम करवा रहा है, ठीक है। तो सेरिबेलम का जो मेन काम है बेटा वो है आपकी बॉडी में बैलेंसिंग बनाए रखना, ठीक है। जो लोग अल्कोहल लेते हैं, ठीक है, हाँ ईयर भी बैलेंसिंग करता है, तस्लिमन निशा बिल्कुल सही बात है। ईयर्स में जो आपका इनर ईयर है, इनर ईयर का काम होता है बैलेंसिंग करना, ठीक है ना। वो जो बैलेंसिंग करता है आपकी पोस्चर बैलेंसिंग करता है, ठीक है, ये बॉडी में ओवरऑल बैलेंसिंग कर रहा है। तो मैं भी क्या बता रही थी, आपके जो लोग अल्कोहल लेते हैं, ठीक है ना, अल्कोहल लेने के बाद उनकी जबान लड़खड़ा जाती है, उन्हें पता है वो क्या बोल रहे हैं, वो जो बोलना चाहते हैं वो बोल रहे हैं क्योंकि उनका सेरिब्रम बुलवा रहा है, लेकिन उनकी जबान लड़खड़ाती है और ऐसे कर देंगे। क्यों, क्योंकि बोलने के लिए जो बैलेंसिंग बनानी है आपकी जबान और दिमाग के बीच में बेटा, वो सेरिबेलम करवा रहे हैं, तो सेरिबेलम गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से वो चलेगा तो पीने के बाद, जब वो चलेगा तो बेटा चला कौन रहा है, सेरिब्रम, लेकिन चलने में जो बेटा बैलेंस होना चाहिए वो आपका सेरिबेलम करवाता है। और सेरिबेलम क्योंकि आपके अल्कोहल से इफेक्ट होता है तो वो चलेगा लेकिन लड़खड़ाता हुआ चलेगा, समझे या नहीं। तो अल्कोहल आपके सेरिबेलम को अफेक्ट करता है, तो इसका मेन काम तो हो गया बेटा बैलेंसिंग। एक और इसका काम है समन्वय, एक मिनट रुक जाना, ये नहीं लिखा है, ठीक है, मेन काम हो गया इसका बैलेंसिंग। और एक चीज बेटा यहाँ पर आप देखेंगे, ये जो इस तरीके से यहाँ पर ये है खांच और उभार, खांच और उभार, ठीक है, ये किस लिए है बेटा, ये अतिरिक्त न्यूरॉन को
जगह प्रदान करते हैं। ठीक है, ये एक्स्ट्रा न्यूरॉन्स को जगह देते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा न्यूरॉन्स बेटा यहाँ पर आ सके। ठीक है, इतना ही है आपके सेरिबेलम में। पॉन्स बेटा क्या है, पॉन्स में क्या होता है, इसमें ना तंत्रिकाएं होती हैं, इसमें नर्व ट्रैक्ट्स होते हैं, तंत्रिका पथ का बना होता है जो मस्तिष्क के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ता है। तो जो बेटा पॉन्स होता है, पॉन्स में क्या है, पॉन्स में सिर्फ नर्व फाइबर्स हैं। नर्व फाइबर्स आपके फोर ब्रेन को आपके हाइंड ब्रेन के अलग अलग पार्ट से जोड़ते हैं। तो पॉन्स आपके केवल नर्व फाइबर्स का बना हुआ है जो आपके फोर ब्रेन और मिड ब्रेन को हाइंड ब्रेन से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, प्लस आपको यहाँ पर पता है कि यहाँ पर एक आपका श्वास प्रभावी केंद्र भी पाया जाता है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर आपका श्वास प्रभावी या श्वास अनुचंद केंद्र भी उपस्थित रहता है जिसको हम न्यूमोटैक्सिक केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूमोटैक्सिक केंद्र। ये हो गया आपके पॉन्स में। मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करता है बेटा, देखो आप सबको पता है कि मेडुला ऑब्लोंगेटा में कई सारे केंद्र होते हैं। यहाँ पर आपका पाचन केंद्र होता है जिसमें आपका वॉमिटिंग का केंद्र भी इसी में होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका श्वसन लय केंद्र होता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ये सब हम पढ़ चुके हैं। पाचन आपके सिलेबस में नहीं है, अब डाइजेशन चैप्टर ही हटा दिया है। यहाँ पर आपका वो होता है कार्डियोवास्कुलर सेंटर, हृदय संवहन या हृदय संवहनी केंद्र होते हैं। ठीक है, ये तीनों केंद्र बेटा क्या करते हैं आप सबको पता है। जो हृदय संवहनी केंद्र होता है ये आपके अनुकंपी और परानुकंपी की तंत्रिकाओं के द्वारा आपके हृदय की गतिविधि को कंट्रोल करते हैं। आया नहीं, बताया था हमने, हमने रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी जो आपका शरीर द्रव्य तथा परिसंचरण का सेकेंड लास्ट टॉपिक था, डिसऑर्डर्स से ठीक पहले वाला, वहां पे मैंने आपको बताया था ना कि वैसे तो हमारा हृदय मायोजेनिक है, स्व उत्तेजनशील है, अपनी नोडल ऊतक की मदद से अपनी धड़कन वगैरह सब खुद बना सकता है। लेकिन जो आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट आपका कार्डियोवास्कुलर केंद्र है, यहाँ पे बेटा आपके स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की जो अनुकंपी परानुकंपी तंत्रिकाएं हैं वो बेटा यहाँ से आपके हृदय को कंट्रोल कर सकती हैं। अनुकंपी इमरजेंसी में क्या करेंगी, आपका आपका स्ट्रोक वॉल्यूम, हृदय स्पंदन दर, कार्डिक आउटपुट तीनों बढ़ा सकती है, और परानुकंपी इन तीनों को कम करने का काम करती है, पढ़ा था हमने। श्वसन लय केंद्र बेटा आपको पता ही है आपके रेस्पिरेटरी रिदम को मेंटेन करता है। अगर शरीर में हाइड्रोजन आयन और कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है जो कि बाकी सेंटर्स आके बताते हैं, तो श्वास प्रभावी केंद्र श्वसन लय केंद्र को क्या बोलता है कि जो अंतः श्वसन है उसकी अवधि को कम कर दो, पढ़ा है हमने। पाचन केंद्र वमन केंद्र भी बेटा यहीं पर होता है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन सिलेबस में चैप्टर नहीं है, पर मेडुला ऑब्लोंगेटा है तो मैंने आपको वो यहाँ पर बता दिया। ठीक है, अब यही मेडुला ऑब्लोंगेटा बेटा, यही मेडुला ऑब्लोंगेटा आपके, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा हो गया। ठीक है, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा आपके क्रेनियम से चारों तरफ क्या है, ये कपाल है। ठीक है, इसमें एक बहुत बड़ा छेद होता है और आपके कपाल का सबसे बड़ा छेद है बेटा, इसको हम बोलते हैं फोरामेन मैग्नम। क्या बोलते हैं इसको हम, फोरामेन मैग्नम या मैग्नम रंध्र। क्या बोलते हैं इसको हम, मैग्नम रंध्र। ठीक है, इससे बेटा आपका ये मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जैसे ही बाहर निकलता है ये बेटा मेरुरज्जु बना लेता है या स्पाइनल कॉर्ड बना लेता है। ठीक है ना, ये लिख लीजिएगा जल्दी से प्लीज। हाँ जी
सौरभ विश्वकर्मा, तो तू लपेट लिया करना भाई, क्या दिक्कत है भाई यहाँ से। अभी कोई नोट मत बोलना भैया, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। कंसेप्ट नॉट क्लियर। आशीष, क्या कंसेप्ट क्लियर नहीं हो बेटा? देखो, तीन पार्ट है आपके, सेरिबेलम, पॉन्स और मेड्यूला। ठीक है, आ जाओ। सेरिबेलम, पॉन्स और मेड्यूला। पहले हम पॉन्स देख लें। ये आपका पॉन्स हो गया, ठीक है, ये आपका पॉन्स हो गया। पॉन्स के अंदर मैंने क्या बोला? नर्व फाइबर्स है। नर्व फाइबर्स जो आपके मिड ब्रेन को हाइंड ब्रेन से, जो आपके फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन से, फोर ब्रेन को मेडुला से, इनसे कनेक्ट करने का काम करते हैं बस। ठीक है, पॉन्स में आपके नर्व फाइबर्स हैं जो आपके ब्रेन के अलग अलग पार्ट को कनेक्ट करते हैं बस। सेरिबेलम, यहां पर बेटा अंदर की तरफ व्हाइट मैटर, क्योंकि ब्रेन का पार्ट है तो अंदर व्हाइट मैटर होगा, बाहर ग्रे मैटर होगा। स्पाइनल कॉर्ड में उल्टा होता है, स्पाइनल कॉर्ड में बीच में ग्रे मैटर होता है, चारों तरफ व्हाइट मैटर होता है। ठीक है, तो यहां पर बेटा इसको हम ट्री ऑफ लाइफ कहते हैं। ये जो व्हाइट मैटर का अरेंजमेंट होता है इसको हम आर्बर व्हाइटे ट्री ऑफ लाइफ कहते हैं, क्योंकि बॉडी में बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिंदा हो और आपकी बॉडी में संतुलन नहीं है तो बेटा आप मरने के बराबर ही हो। ठीक है ना, कहीं भी गिर पड़ जा रहे हो। तो बॉडी में बेटा ये बैलेंसिंग बनाने का काम करता है, इसीलिए हम इसको मतलब ट्री ऑफ लाइफ कहते हैं। बहुत जरूरी है ये आपके जीने के लिए। ठीक है, फिर मैंने बोला कि आपके इसमें अनुमस्तिष्क में भी बहुत सारे इस तरीके से उभार और खांच पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं बेटा? जितना सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो बेटा ये ज्यादा से ज्यादा न्यूरॉन्स को अकोमोडेट कर पाएंगे। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि सेरिब्रम आपके मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है और अनुमस्तिष्क आपके ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। ठीक है, पॉन्स और सेरिबेलम हो गए, इसका काम है बैलेंसिंग। तीसरा हो गया आपका मेड्यूला। अब ये पूरा बेटा आपका क्रेनियम में सिचुएटेड है ना। क्रेनियम जो इसको हमने ब्रेन बॉक्स बोला, वो पूरे ब्रेन को प्रोटेक्ट किए हुए है। ठीक है, इसी क्रेनियम से ये फोरामेन मैग्नम नाम का जो रंध्र है, इस फोरामेन मैग्नम से जैसे ही ये मेड्यूला बाहर आता है, इसको हम स्पाइनल कॉर्ड बोल देते हैं। ठीक है ना। चलिए, एक चीज और बेटा यहाँ पर आप जान लो, छोटी छोटी सी चीजें बची हैं कुछ। ब्रेन स्टेम क्या होता है? मस्तिष्क स्तंभ। ब्रेन स्टेम, मस्तिष्क स्तंभ। आ चुका क्वेश्चन है ये आपका, नीट में आया था, किस में आया था? नीट में तो नहीं आया है शायद। ब्रेन स्टेम आपका तीन चीजों से मिलके बनता है। मध्य मस्तिष्क यानी कि मिड ब्रेन प्लस पॉन्स प्लस मध्यांश यानी कि मेड्यूला। ये तीनों मिलकर के बेटा आपका ब्रेन स्टेम बनाते हैं, या इन तीनों संरचनाओं को मिलाकर के हम ब्रेन स्टेम कह देते हैं। ब्रेन स्टेम का काम देखो, एनसीईआरटी बहुत सिंपल सा लिखती है कि जो ब्रेन स्टेम होता है ये एक तरीके से आपके मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बीच में संयोजन स्थापित करता है। ठीक है ना, बहुत सिंपल सा। लेकिन मैं आपको इसका एक और एडिशनल काम बताऊंगी। ठीक है, ब्रेन स्टेम का काम क्या हो गया बेटा? मस्तिष्क, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में, मेरु रज्जु के बीच संयोजन बनाता है, कनेक्शन बनाता है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज बेटा यहाँ पर रास होता है। रास क्या है आपका? रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। अब ये रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम क्या होता है आपको वो पता होना चाहिए। ये एक तरीके से स्विच है। जब तक ये स्विच ऑन है आप जग रहे हो, जागते हो। ठीक है, और जैसे ही बेटा ये स्विच ऑफ होएगा आपको नींद आएगी। ठीक है ना। तो ये जो रास है, RAAS रास अंशिका अलग है। RAAS रास आपका वो है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, आपका किडनी वाला। दिस इज RAS रास, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। आउट ऑफ एनसीईआरटी बता दिया। ठीक है ना, लिख देती हूँ। ये ज्ञान के बादल फट गए थे बेटा गलती से।
ज्ञान के बादल थे ये जो फट गए। ठीक है। रास, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम विच एक्ट एज अ स्विच। ठीक है, ये स्विच ऑन है, आप जग रहे हो, एक्टिव हो। हाँ, ऑफ होने वाला है, मेरा तो ऑफ ही चल रहा है, आज मैं ऑफ में ही पढ़ा रही हूँ। ऑफ है तो बेटा आप सो जाओगे, नींद आएगी। ठीक है ना, ड्राउजीनेस फील होगी। एक और चीज बेटा जो आपके एनसीईआरटी ने लिखी है, आपका क्या होता है, देखो मैं एक बना रही हूँ डायग्राम। ये दो एक जैसे नहीं बनते बस मुझसे, इसी चीज से मैं परेशान हूँ। जब आप लोग एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में जाओगे ना, तो ये आपका वहां पर ह्यूमन एनाटॉमी में जब आप ब्रेन पढ़ोगे, तो ये आपके इंटरनल और एक्सटर्नल के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना, जिसकी हेडिंग डलती है वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन अभी आउट ऑफ एनसीईआरटी है, लेकिन इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि बेटा एनसीईआरटी में बस एक नाम दे दिया उसकी वजह से। ठीक है, बट एमबीबीएस फर्स्ट ईयर ह्यूमन एनाटॉमी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रवीण और सौरभ, तुम्हें लग रहा है मैडम फेंकती है, तो ये भी मैं फेंक रही हूँ, ये भी लपेट लो तुम लोग, बना लो। ठीक है ना, होता क्या है बेटा, ये वाला पार्ट जो है इसको हम बोलते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर, प्रमस्तिष्क, अर्धगोलार्ध, ये राइट लेफ्ट। ये वाला भाग हो गया बेटा आपका डायंसेफेलॉन, जिसमें थैलेमस एपिथैलेमस वगैरह है, हाइपोथैलेमस। ये हो गया बेटा आपका मिड ब्रेन, ये क्या हो गया आपका मिड ब्रेन, और ये हो गया आपका सेरिबेलर हेमिस्फीयर, सेरिबेलर हेमिस्फीयर। ठीक है, इसके अंदर वो खाली जगह, इसके अंदर वो खाली जगह जिसमें से आपका सीएसएफ बहता हुआ जाता है। ठीक है, जिसमें से आपका सीएसएफ बहता हुआ जाता है, सीएसएफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो हमने पढ़ा था। ठीक है, इसी के अंदर बेटा आपका सीएसएफ भरा रहता है। ठीक है, ये क्या जा रहा है इसके अंदर, ये पूरा आपका सीएसएफ भरा हुआ है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है ना, अब ये आपके फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल हो गए, 1, देख मुझे अभी भी हेलीकॉप्टर की आवाज आ रही है, 2, 3, 4। ठीक है, 4 वेंट्रिकल्स है, वेंट्रिकल्स जिनमें से सीएसएफ गुजरता है आपके ब्रेन के अंदर। ठीक है ना, इसमें बेटा तीसरे और चौथे वेंट्रिकल को जोड़ने वाला ये वाला जो है, इसको हम बोलते हैं सेरिब्रल एक्विडक्ट, या इसको हम बोलते हैं एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस, या इसको हम बोलते हैं इटर, जो आपके मिड ब्रेन से होता हुआ गुजरता है। हाँ, समझे, तो वेंट्रिकल्स का मतलब खाली जगह जिसके अंदर आपका सीएसएफ भरा हुआ है। ठीक है, और हमारे ब्रेन में 4 वेंट्रिकल्स हैं, दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर में एक एक, जिनको हम पैरासील बोलते हैं। ठीक है, फिर आपके डायंसेफलन से एक निकलता है थर्ड वेंट्रिकल, और चौथा वेंट्रिकल आपके सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स के बीच में होता है। तीसरे और चौथे वेंट्रिकल को जो जोड़ती है एक पतली सी कैनाल, उसको हम सेरिब्रल एक्विडक्ट या एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस या इटर बोलते हैं, और ये आपके मिड ब्रेन में पाई जाती है। एनसीईआरटी केवल इसी मिड ब्रेन वाले पार्ट का जिक्र करती है, बाकी सबका जिक्र नहीं करती है। ठीक है ना, समझे या नहीं? हाँ, समझे या नहीं? अगेन दिस इज आउट ऑफ एनसीईआरटी, केवल ये वाला पोर्शन बेटा आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जिसको आप, मैं भी रीड करके बता देती हूँ। देखो एनसीईआरटी क्या बोलती है, आप बाद में लिख लेना अगर लिखना हो तो, एक बार समझ देते हैं कि प्रमस्तिष्क थैलेमस नामक संरचना को चारों ओर से घेरा होता है।
तो थैलेमस के चारों तरफ आपका सेरिब्रम है, मैंने आपको डायग्राम में बताया, ठीक है, जो कि संवेदी और प्रेरक संकेतों का मुख्य संपर्क स्थल है। आपके संवेदी और प्रेरक यहीं से आते और जाते हैं, ठीक है ना। थैलेमस के आधार पर स्थित मस्तिष्क का दूसरा मुख्य भाग हो गया आपका हाइपोथैलेमस, जो कि थैलेमस के आधार पर होता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस में कई सारे केंद्र होते हैं जो कि तापमान नियमन, खाने पीने का नियंत्रण करते हैं। इसमें कई सारी तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं होती हैं जो हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स को स्रावित करती हैं, ठीक है ना। इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। आपका जो हाइपोथैलेमस है बेटा, यहाँ से कई सारे ये नियंत्रण करती है अंतःस्रावी ग्रंथियों का, है ना। इसके पास कई ऐसी कोशिकाएं हैं बेटा। नहीं अंशिका, आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं आएगा, बस बता दिया गया है। एनसीईआरटी में अगर कोई शब्द दिया है बेटा तो उसके पीछे का थोड़ा बहुत आपको बताना पड़ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कई सारी ऐसी कोशिकाएं होती है जो कि अंतःस्रावी हार्मोन सीक्रेट करती हैं, जिसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा। प्रमस्तिष्क जो गोलार्ध होते हैं या अर्धगोलार्ध होते हैं बेटा, आंतरिक और अंदरूनी भाग जैसे कि एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस आदि से मिलकर के एक जटिल संरचना बनाता है जिसको हम लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। तो आपके मेड्यूला में अभी हमने जो कुछ भी पढ़ा वो हमने सेरिब्रल कॉर्टेक्स में पढ़ा था, लेकिन आपके सेरिब्रल मेड्यूला में, आपके प्रमस्तिष्क के मध्यांश में बेटा कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं जिसको हमने एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, बेसल गैंग्लियन, सेप्टल न्यूक्लियाई, ऐसे ही बहुत सारी संरचनाएं पाई जाती हैं। ये सारी संरचनाएं मिलकर के लिम्बिक तंत्र बनाती हैं। लिम्बिक तंत्र हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर के लैंगिक व्यवहार, मनोभावनाओं की अभिव्यक्ति जैसे कि उत्तेजना, खुशी, भय, इन सब का नियंत्रण करता है। तो लिम्बिक लोब और हाइपोथैलेमस मिलकर के आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है और इसको हम इमोशनल ब्रेन कह देते हैं। मध्य मस्तिष्क की बात करें तो ये अग्र मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस या पश्चिम मस्तिष्क के पॉन्स के बीच में पाया जाता है, ठीक है ना। फिर यहाँ से एक प्रमस्तिष्क तरल नलिका यहाँ से गुजरती है। ये प्रमस्तिष्क तरल नलिका ही बेटा मैंने ये बनाई है, ठीक है ना। ये जो निकल रही है ना, यही है बेटा आपकी प्रमस्तिष्क तरल नलिका, जिसको हमने क्या बोला, सेरिब्रल एक्विडक्ट। अलग अलग नहीं है, इसी की हिंदी है, इस तरफ लिख दूं क्या, एक ही बात है, ठीक है ना। जो इससे होकर के गुजरती है जिसमें सीएसएफ भरा होता है। आगे बेटा, मध्य मस्तिष्क का ऊपरी भाग 4 लोबनुमा आभारों का बना होता है जिन्हें हम कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कह देते हैं, और इनके बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। पश्चिम मस्तिष्क में आ जाओ तो ये पॉन्स अनुमस्तिष्क को मध्यांश का बना होता है, ठीक है। पॉन्स रेशेनुमा पथ का बना होता है जो कि मस्तिष्क के अलग अलग भागों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। अनुमस्तिष्क की समय सतह विलगित होती है जो न्यूरॉन्स को अतिरिक्त स्थान प्रदान करती है। विलगित का मतलब यही है, ठीक है, इस तरीके से होती है जिसमें कि सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो ज्यादा न्यूरॉन्स उसमें आ सकते हैं, ज्यादा न्यूरॉन्स आएंगे तो काम बढ़ जाएगा, ज्यादा काम कर लेगी। मध्यांश मेरुरज्जु से जुड़ा होता है, ठीक है। मध्यांश में श्वसन, हृदय परिसंचारी प्रतिवर्तन और पाचक रसों के स्राव का नियंत्रण केंद्र होता है। मध्य मस्तिष्क पॉन्सा मेडुला मिलकर के बेटा मस्तिष्क स्तंभ बनाते हैं जो कि इन सबको आपस में, मतलब जो कि आपके मेरुरज्जु और मस्तिष्क के बीच में आपका कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है। अभी नहीं आ रहा है, चला गया, आवाज बहुत तेज आई थी यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया आपका। तो आज हमने ब्रेन खत्म कर दिया है, मेडुला स्पाइनल कॉर्ड आपको पढ़ना नहीं है। होमवर्क में बेटा आज डीपीपी नहीं दी है, आपको मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। कंप्लीट मॉड्यूल लगाइए आप अब, है ना, कंप्लीट मॉड्यूल क्वेश्चंस इस चैप्टर के, जिसमें आपके बेटा एक्सरसाइज 1 तो ऑलमोस्ट अपनी हो ही गई थी, 2 और 3 भी लगाइए, 3 जिसमें कि पिछले 4-5 साल के PYQs दिए गए हैं। दिस इज इट, ठीक है ना। कल हम मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, और कल अपनी लास्ट क्लास होगी दिवाली से पहले, उसके बाद तो दिवाली की छुट्टियां ही हो जानी है, ठीक है। अपना ध्यान रखो, मैं भी अपना ध्यान रखने जा रही हूँ, ठीक है। बाय बाय। हाँ जी, समझ में आया ना, कुछ है ही नहीं ऐसा जो इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाना पड़े। दिमाग लगाने वाला पार्ट इसमें जो था वो बेटा वो वाला था आपका, न्यूरॉन में किस तरीके से इम्पल्स बनता है और आगे जाता है, ठीक है। अपना ध्यान रखना, कल मिलेंगे 1:30 बजे नए चैप्टर के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।